Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. आज का लेक्चर इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन में जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग्स की हैं, उस हवाले से एक छोटा सा रेपिटेशन है ये, और हम देखेंगे हमने क्या कुछ पढ़ा है और अब तक हमने क्या कुछ उसमें देखा है। और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन के हवाले से आप आज के लेक्चर को रिवीजन के तौर पर लेंगे और आप देखेंगे कि इसमें अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो बिल्टअप हो गई हैं, और अगर किसी जगह पर काम करने की ज़रूरत है तो आप उसको रिवाइज कर सकें अच्छे तरीके से। चलिए रिवीजन की तरफ मूव करते हैं। देखिए बोर्ड की तरफ और आगे हम देखते हैं कि हम आज क्या कुछ और देख रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, रिवीजन में हम आज देखेंगे कि लेक्चर नंबर 16 से हमने स्टार्ट किया था मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन को, और 27 लेक्चर्स तक हमने उसकी डिफरेंट कैलकुलेशंस की। ठीक है, लेक्चर नंबर 16 से जब हमने इसको स्टार्ट किया तो हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा उसको स्टार्ट हमने किया था, दैट वाज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन को हमने एक छोटे से सेंटेंस से याद रखा था, दैट वाज डिस्टेंस फ्रॉम एवरेज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में आपने डिस्पर्शन को चेक करना है तो आप एवरेज को कैलकुलेट करके उसका हर वैल्यू से डिस्टेंस को देख लें। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस होने का मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में डिस्पर्शन ज्यादा है, और अगर सेंट्रल वैल्यू से डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब है कि आपके पास डिस्पर्शन की वैल्यू कम होगी। ठीक है, इसको हमने एक छोटी सी एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड किया था, उसका भी एक रिव्यू देख लेते हैं कि मेरे पास अगर एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसकी अरिथमेटिक मीन फॉर एग्जांपल 5 है, और उसमें जो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं वो है 6, 8, 5 और 9 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो फिर आप इसका डिस्टेंस देखें एवरेज से कितना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ये 3 का डिस्टेंस है। ठीक है, यहां पर देखें ये 1 का डिस्टेंस है, 4 का डिस्टेंस है, और ये 0 डिस्टेंस है। इसी तरह हम एक और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को जब देखते हैं से अगर उसका जो है वो मीन 6 है और इसकी वैल्यूज को भी हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर 12 है, यहां पर 9 है, और यहां 7 है और 8 है। तो आप देखिए इसके डिस्टेंस को भी कि यहां पर फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में 2 का डिफरेंस नजर आ रहा है डिस्टेंस, यहां पर 6 का है, यहां पर आपके पास 3 का है डिस्टेंस, और ये 1 का। तो आप देखिए 1, 3, 0, 4, और यहां पर क्या है 6, 3, 1, 2। तो आपको डिस्टेंस किस में ज्यादा फील हो रहा है? तो देखिए इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में कम है, इसमें ज्यादा है। सो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहला सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है इसमें डिस्पर्शन कम है और सेकंड में डिस्पर्शन ज्यादा है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्शन। उसके बाद हमने डिस्पर्शन की टाइप्स पढ़ी थी, आप होप आपको याद होंगी। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो टाइप्स कौन सी थी। हमने डिस्पर्शन की 2 टाइप्स पढ़ी थी, कौन कौन सी? Dispersion was subdivided into absolute and relative. Absolute में हमने एक कीवर्ड याद रखा था, उसको हमने कहा था यूनिट। यानी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें आंसर इन फॉर्म ऑफ यूनिट आएगा। और वो यूनिट क्यों था? क्योंकि हम सिंगल डेटा को कंसिडर करते हैं, और सिंगल डेटा से जब भी कैलकुलेशंस होती हैं वो अपने यूनिट्स को सस्टेन कर रहा होता है और वो अपने साथ साथ यूनिट्स को ले रहा होता है। इसी तरह जब हम रिलेटिव को अंडरस्टैंड किया था तो हमने इसका कीवर्ड याद रखा था यूनिटलेस, यानी आपके पास जो रिलेटिव डिस्पर्शन है वो यूनिटलेस होती है। उसकी रीजन क्या थी? क्योंकि ये
रेशो की फॉर्म में होती है और अल्टीमेटली फिर हम इसको परसेंटेजेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और रेशो में होने की वजह से क्या होता है कि वो जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसलिए वो यूनिटलेस हो जाती है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में हमने फर्दर क्या किया था? एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में हमने इसकी फर्दर कुछ कैलकुलेशंस के मेथड देखे थे। फर्स्ट वन वाज रेंज, जिसका फॉर्मूला था मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना। यानी लार्जर वैल्यू आप डेटा की देखते हैं, आप स्मॉलर वैल्यू देखते हैं और लार्जर और स्मॉलर में से दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस करते हैं तो आपके पास रेंज आ जाती है। दूसरी कैलकुलेशन क्या थी आपकी? दैट वाज क्वार्टाइल डेविएशन और उसका फॉर्मूला था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक होगी जी। अब देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन की कैलकुलेशन में हमें दो कैलकुलेशंस करना पड़ती हैं। कौन कौन सी? लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। और जब आप लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल फाइंड कर लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं और उसको हाफ कर देते हैं, यानी उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। इस तरह हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास आ जाता है। अब थर्ड जो थी वो क्या थी आपकी? मीन डेविएशन। और अगर आपको याद हो तो मीन डेविएशन में क्या था? मीन डेविएशन फर्दर दो मेथड्स में डिवाइड हुई थी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। यानी आप मीन डेविएशन जो है अरिथमेटिक मीन से भी निकाल सकते हैं, आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूलास को हम बाद में आगे देखते हैं। अभी फिलहाल हम इसकी टाइप्स को देख रहे हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं है। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं तो फिर हम देखते हैं। मीन डेविएशन के बाद जो है वो हमने वेरिएंस देखा था, हमने वेरिएंस को कैलकुलेट किया था और उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन था। सो इस तरह ये आपके पास 5 मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन थी। ठीक है, अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसके फॉर्मूलास को भी रिवाइज करते हैं। जी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, उसका फॉर्मूला हमने क्या किया था? सिग्मा x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू और फिर उसको n पे डिवाइड करना। ये अनग्रुप डेटा के लिए था और ग्रुप डेटा के लिए क्या था जी? सिग्मा f x माइनस एक्स बार मॉड डिवाइडेड बाय सिग्मा f। इस फॉर्मूले से हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट किया था। अगर आप गौर करें तो इसकी कैलकुलेशंस में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी जब भी आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना है या मीन डेविएशन की कैलकुलेशंस करनी है तो उसमें ये जो पोर्शन है जिसको मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये आपके पास मॉड, यानी इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज कहते हैं। जो नेगेटिव वैल्यूज हैं आपने उसको पॉजिटिव कर देना है और पॉजिटिव वैल्यूज को नहीं छेड़ना। ये अक्सर होता है कि उलट कर देते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। नॉट, इट इज जस्ट नेगेटिव वैल्यूज विल कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है जी। सो नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे, सम करेंगे और n पर डिवाइड कर देंगे। इस तरह आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल आएगा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसका भी फॉर्मूला, इसकी लुक भी ऑलमोस्ट वही होती है, सिर्फ एक वैल्यू चेंज होती है और मीन की जगह मीडियन आ जाता है। और फाइनली आगे चलें ग्रुप डेटा में तो देखें उसमें भी मीन की जगह मीडियन आ जाता है और आप सिग्मा एफ से इसको डिवाइड कर देते हैं। दिस वाज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन। उसके बाद हमने वेरिएंस देखा। वेरिएंस क्या था जी? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n। ये अनग्रुप डेटा के लिए था।
फिर सिग्मा एफ अगर आपने ग्रुप डेटा के लिए करना है तो आपको एफ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इसी के शॉर्टकट फॉर्मूला जो हमने देखा वो क्या था, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। और उसके बाद जो ग्रुप डेटा की तरफ जब हमने मूव किया तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर, यह था आपका वेरिएंस। इसी तरह हमने जब स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ मूव किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या था, एस था, और आपने फॉर्मूला लिखा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर ग्रुप डेटा की तरफ जाते तो सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ स्क्वायर रूट। सो यहां पर एक बात जो याद रखने वाली है वो क्या है कि जब भी हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में। इसलिए फिर हमने वेरिएंस को क्या लिखा था, एस स्क्वायर, और जब हम यहां पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एस बन जाता है। सो जितने भी फॉर्मूलाज हैं वेरिएंस के उसमें सिंपल आप स्क्वायर रूट डाल दें तो आपका क्वेश्चन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस इज इक्वल टू, इसी तरह क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। और जब हम ग्रुप डेटा की तरफ जाएंगे तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर। तो गौर करें, वेरिएंस के फॉर्मूले में और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, वो है स्क्वायर रूट का। हमने अभी तक रिलेटिव मेजर नहीं, हमने एब्सोल्यूट मेजर्स की बात की। सो एब्सोल्यूट मेजर्स जो हमने अभी पिछले बोर्ड पे देखी हैं वो हमारे पास कौन कौन सी थी, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर होगी बात। अब एब्सोल्यूट मेजर्स खत्म हो गई, अब हम चल रहे हैं रिलेटिव मेजर्स की तरफ, और रिलेटिव मेजर्स के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, रिलेटिव मेजर्स क्या थी, रिलेटिव मेजर्स को भी हम एब्सोल्यूट मेजर्स का ही नाम देते हैं, लेकिन उसमें एक वर्ड का इजाफा करते हैं, वो है कोफिशिएंट। यानी सबसे पहले हमारी जो रिलेटिव डिस्पर्शन की मेजरमेंट्स थी वो कौन सी थी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था जी, एक्स मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। उसके बाद सेकंड थी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और वो क्या था जी, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। उसके बाद मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, that is mean deviation from mean divided by mean।
देन हमारे पास था दिस इज मीडियन। कोएफिशिएंट ऑफ dispersion that is equals to mean deviation from median divided by median. Then coefficient of standard deviation that was S over X bar. And the last one, relative dispersion में coefficient of variation that was S over X bar multiply by 100%. So आपके पास ये 6 जो कैलकुलेशंस थी, 6 जो मेजर्स थी वो रिलेटिव डिस्पर्शंस में। अब इसमें एक चीज जो पहले भी डिस्कस हुई, अब फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं कि रिलेटिव डिस्पर्शन की कैलकुलेशंस और एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं है। यानी अगर आपने किसी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कैलकुलेट करनी है तो जो कैलकुलेशंस, जो कॉलम्स आप कैलकुलेट करेंगे वही कैलकुलेशंस, वही कॉलम्स जो हैं वो आप रिलेटिव डिस्पर्शन में भी कैलकुलेट करेंगे। जस्ट फॉर्मूले का फर्क है कि अगर वहां पर फॉर एग्जांपल आपने रेंज निकाली है और किसी क्वेश्चन में कहा गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो रेंज वाले क्वेश्चन में भी आपने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड किया, और जब आप कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे यानी रिलेटिव मेजर निकालेंगे तब भी आपने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी, और जस्ट इस फॉर्मूले के मुताबिक एक दफा माइनस करना, एक दफा आपने उसको प्लस कर देना। सेम केस जो है वो आपका मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन में भी है, मीडियन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन में भी है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो उसी क्वेश्चन में आप मीडियन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे तो उसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन तो निकाला, लेकिन उससे पहले आप मीडियन निकाल चुके हैं। तो जब मीडियन आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको जस्ट क्या करना है, इस फ्रैक्शन के अंदर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का आंसर पुट अप करना है और नीचे आपने क्या करना है, मीडियन से इसको डिवाइड कर देना। इस तरह दोनों की डिवीजन जो है वो क्या कहलाएगी, मीडियन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। सो इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये वाला पोर्शन नहीं है। अगर वो क्लियर है तो डेफिनेटली यहां पर आपको इसकी कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस पढ़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ी, उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो थी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब उसको भी हम देख लेते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये रिवीजन जो है वो फाइनलाइज हो सके और उसको कंप्लीट कर सकें आप। तो बोर्ड नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं और वहां से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को भी स्टडी कर लेते हैं। जी, हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा, किस किस की, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, वेरिएंस की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी कि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट जो है वो 0 होता है, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट विद वेरिएबल अगर आपके पास है तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है और वेरिएंस जो है वो x तक शिफ्ट होता है। ठीक है, इसी तरह जब वेरिएंस ऑफ ax यानी कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ इन्वॉल्व है तो एक्चुअली वो जब यहां शिफ्ट होगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में जब स्टैंडर्ड डेविएशन में हम गए थे तो वो क्या बना था, a टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यानी
वेरिएंस में स्क्वायर बनता है और स्टैंडर्ड डेविएशन में वही कांस्टेंट एज इट इज जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है जी। अब वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया, इसी तरह वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, यानी दो वेरिएबल्स अगर इन्वॉल्व है तो फिर वो इंडिविजुअल वेरिएंसेस के सम के इक्वल होगा। ये एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास। और उसके बाद इन सब प्रॉपर्टीज के बाद एक फाइनल प्रॉपर्टी थी हमारे पास, वो थी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको भी एक दफा देख लेते हैं जी। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन SC, that was square root of sigma ni SI square plus x bar I minus x bar C square divided by sigma ni। और इसको जब हमने फॉर टू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए देखा था तो हमने इसको किस तरह स्प्लिट अप किया था वो भी एक दफा देखें कि हमने इस फैक्टर का आई खत्म किया था सबसे पहले। ठीक है, और वो क्या था जी, n s स्क्वायर प्लस एक्स बार माइनस एक्स बार सी स्क्वायर, ये फैक्टर हो गया। अब चूंकि दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन थे तो इस फैक्टर को दो दफा लिखना आपने सम की सूरत में, n s स्क्वायर प्लस एक्स बार सी माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार सी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n प्लस n। अब चूंकि ये दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन थे तो इसलिए हमने इसके साथ पहले के साथ 1, जहां जहां आई था वहां वहां 1 लग गया, और दूसरे के साथ जहां जहां आई था वहां हमने 2 लगा दिया, और नीचे भी n1 और n2। इस तरह हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला स्प्लिट अप हो गया। यही चीज जो है वो आप 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो यही फैक्टर जो है वो तीसरी दफा ऐड होगा और नीचे डिनोमिनेटर में n3 आ जाएगा। इस तरह आप इजीली उसकी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। और फिर इसी की एप्लीकेशन में हमने कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखा था। कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या था, फॉर्मूला वही था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, दैट इज s ओवर x बार मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी। लेकिन जब हमने कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया तो जहां पर CV है वहां पर CVC हो गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंबाइंड। ठीक है जी। और जब ये कंबाइंड हो गया तो इसका मतलब है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल होगा और कंबाइंड ही मीन इस्तेमाल होगा। यानी आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सिंपल फॉर्मूला था वो कंबाइंड के फॉर्मूले में कन्वर्ट हुआ। यानी आपने अगर कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए तो आपको दोनों का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है नंबर 1, आपको कंबाइंड मीन निकालना है नंबर 2, और फिर दोनों का रेशियो लेकर उसको 100 से मल्टीप्लाई करना। इस तरह परसेंटेज की फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर काफी ज्यादा समझ भी आया होगा और आपकी जो प्रीवियस डेफिशिएंसीज थी वो अच्छे तरीके से कवर हो गई होंगी। यहां पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।